Hey everyone, welcome back to Decode IIT and let's continue our lecture. Last lecture थोड़ा break हो गया था हमारा, so we'll be continuing that from the previous lecture, right? And before we move on forward, as I usually say, please leave us a feedback on Google. Please follow us on Instagram and all social media handles so that you can also learn about different experiments that we are doing. So we have started uploading new 1 minute videos for clearing your science concepts, and in those 1 minute we also perform experiments as well. So कुछ जो वीडियोज़ आते हैं वो एक्सपेरिमेंटल रहते हैं. सो ट्राई टू गेन नॉलेज फ्रॉम दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इज़ इट हैपनिंग, राइट. चलो बिना देरी के लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड जस्ट मिनट, वाई इज़ इट नॉट वर्किंग. या सो वी आर डीलिंग विद फोर्स एंड प्रेशर. तो फोर्स एंड प्रेशर से हमने स्टार्ट किया हुआ. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस एंड लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस स्लाइड जो हमने करी थी. तो हमने ये सब बता दिया था कि टग ऑफ वॉर में क्या होता है ना. फोर्स आप दोनों साइड से लगाते हो, ये इधर से फोर्स लगा रहा है ना, ये इधर से फोर्स लगा रहा है. तो अगर ये वाला जो सेटअप पूरा फोर्स लगा रहा है ना, वो अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ही ये इसके साइड गिरेगा, है ना, नहीं तो नहीं गिरेगा, है ना. ऐसे ही अगर आपको हैवी बॉक्स पुश करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, राइट. तो फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर, है ना. ये मैंने आपको बताया था कैसे कि ये देखो अब ये 4 लोग हैं ना, 1 2 3 4. तो ये भी इस रोप पे फोर्स लगा रहा है कुछ, और ये भी इस रोप पे कुछ फोर्स लगा रहा है, ये भी इस रोप पे कुछ फोर्स लगा रहा है, और ये भी इस रोप पे कुछ फोर्स लगा रहा है ना. तो ये सारे फोर्सेस ऐड हो रहे हैं टोटल में, है ना. अगर और ज़्यादा लोग ले आऊँ तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको खींचना, है ना. यहाँ पे सिर्फ ये अकेला बेचारा फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे ये लोग सब मिलके लगा रहे हैं, है ना. तो इन सब का फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, एडअप हो जा रहा है. क्या हो जा रहा है, एडअप हो जा रहा है ना. तो फोर्सेज अगर सेम डायरेक्शन में लगेंगे, फोर्सेज अगर सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो ऐड हो जाते हैं, और वही फोर्सेज अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना. इसी एग्जाम्पल में देखो, इस वाले में मान लो ये जो रोप है उसके ऊपर क्या हो रहा है, कभी फोर्स इधर ज़्यादा लग रहा है, कभी फोर्स इस साइड ज़्यादा लग रहा है ना. लेट्स से ये रेड वाला फोर्स लगा रहा है Fr और ये व्हाइट वाला फोर्स लगा रहा है Fw, है ना. तो कभी क्या हो रहा है, F रेड ज़्यादा हो जा रहा है, F रेड ज़्यादा हो जा रहा है Fw से, और कभी कभार क्या हो रहा है, Fw ज़्यादा हो जा रहा है Fr से, है ना. तो ये जो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने पे आ रही है, दिस इज कॉल्ड नेट फोर्स. क्यों नेट फोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है. ये फोर्स इधर लगा रहा है और ये फोर्स इधर लगा रहा है ना. तो सिंस दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों का इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है. तभी तो रोप कहीं जा नहीं रही है अभी, है ना. रोप वहीं की वहीं है ना. समझ में आ रही बात. अगर मान लो इनका फोर्स बहुत ज्यादा हो गया है इस साइड, तो क्या होगा, नेट फोर्स इधर बहुत बढ़ जाएगा. सो व्हाट वुड बी द नेट फोर्स, नेट फोर्स वुड बी Fw माइनस Fr. ऐसा क्यों, क्योंकि यहां से जो ये लोग फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज Fw, और ये जो फोर्स लगा रहा है ये है Fr. तो नेट फोर्स अगर ये पूरा का पूरा इधर सिस्टम चला गया, मान लो ये जो रेड वाला है ये इनकी तरफ जाके गिर गया, तो ये फोर्स ज्यादा होगा तभी तो गिराना ही है यहाँ पे, है ना. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा Fw माइनस Fr. दिस इज अ नेट फोर्स. अभी और बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक. सो व्हाट हैपेंस इफ द फोर्सेज आर अपोजिट, दे कैंसिल आउट. कैंसिल आउट मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना. इसको समझने की कोशिश करते हैं, आ जाओ. मान लो एक ब्लॉक है, मान लो एक ब्लॉक है, ठीक. ये ब्लॉक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक. अब मान लो मैं इस पे फोर्स लगाया, मैंने यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगाया, लेट्स से F इज इक्वल टू 2 न्यूटन्स. न्यूटन इज बेसिकली द यूनिट ऑफ फोर्स. तो न्यूटन जो होती है दैट इज यूनिट ऑफ फोर्स. दिस इज अ यूनिट, ये इसकी यूनिट है, SI यूनिट, है ना. क्या है, SI यूनिट. सो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन्स, ठीक है. अब समझो बात को. तो मान लो मैंने इसको फोर्स लगाया 2 न्यूटन, है ना, और मान लो ये नहीं चला. ऐसा जरूरी थोड़ी आप किसी को धक्का दो तो वो चली जाए. जैसे कार को आप धक्का दे रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, बट वो नहीं मूव कर रही क्योंकि ज्यादा फोर्स चाहिए उसको मूव करने के लिए, राइट. तो ये मूव नहीं करा, है ना. लेट्स से फिर दूसरी बार मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन्स का. कितना लगाया, 10 न्यूटन्स का. अब ये चलने लगा आगे, अब ये आगे चलने लगा. तो ये जो 2 और 10 है, ये क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है कि फोर्स का स्ट्रेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है बेसिकली, है ना. तो 10 न्यूटन्स मतलब ज्यादा फोर्स,
2 न्यूटन मतलब कम फोर्स। समझ में आई बात है ना। तो स्ट्रेंथ किससे बताते हैं हम फोर्स का, इसके मैग्नीट्यूड से, किसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है फोर्स की, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। क्लियर है बात, समझ में आई बात है ना। तो वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब एक बात और समझा देता हूं पहले कि मान लो यहां पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और मैंने पीछे एक और फोर्स लगा दिया दैट इज लेट्स से 5 न्यूटन, है ना। मतलब मैं इधर इसको पीछे खींच रहा हूं और आप इसको आगे खींच रहे हो, है ना। तो इस बॉडी पे व्हाट इज द नेट फोर्स, 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों अपोजिट है। तो मैं पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 दैट इज 5 न्यूटन। समझ में आती है क्या बात, है ना। अपोजिट जब होते हैं फोर्सेस डायरेक्शन में तो उनका मैग्नीट्यूड कैंसिल होता है, कैंसिल मतलब सबट्रैक्ट होता है, राइट। सो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स इज 5 न्यूटन। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि अगर ये बॉडी है और इसके ऊपर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों सेम चीजें हैं, क्योंकि नेट में यहां पे भी फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है और यहां पे भी फोर्स 5 न्यूटन ही लग रहा है, 10 माइनस 5। समझ में आ रही बात है ना। तो अगर अपोजिट होंगे डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा, जैसे मान लो ये 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, मैं भी आ गया, मैंने भी लगाना स्टार्ट कर दिया 6 न्यूटन का फोर्स, तो अब इस बॉडी पे जो टोटल फोर्स लग रहा है दैट इज 8 न्यूटन। कैसे 8 न्यूटन, 2 न्यूटन तो इधर से लग रहा है और 6 न्यूटन एक और लग रहा है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको ऐड कर देंगे हम, दैट इज 8 न्यूटन, दैट इज 8 न्यूटन। बात समझ में आई क्या, है ना। तो 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर है क्या बात, है ना। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना, सबट्रैक्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई, है ना। तो फिजिक्स में हम 2 क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटीज। तो आपके लेवल पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इसके लिए कि ये होती कौन सी क्वांटिटीज हैं। जिस भी क्वांटिटी का, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब वैल्यू भी होता है और साथ में दे हैव अ डायरेक्शन ऑल्सो, है ना। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है दैट इज दे फॉलो वेक्टर सम ऑफ वेक्टर एडिशन, दे फॉलो वेक्टर एडिशन। इससे आपको लेना देना नहीं है कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, यू विल लर्न इन 11th क्लास, बट आप ऐसा समझो कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में दे हैव अ डायरेक्शन ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स। अब फोर्स को अगर मेरे को डिफाइन करना है ना, तो इस ब्लॉक पे जब मैंने फोर्स लगाया तो मैंने बोला ना मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, लेट्स से दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट्स से दिस फोर्स इज 10 न्यूटन, तो मैं बोलूंगा फोर्स एज अ वेक्टर इज 10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। तो इस जब भी हम फोर्स को डिफाइन करेंगे तो उसका हम मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताएंगे, है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन ऑल्सो। किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो ये मैटर करता है ना। समझ में आ रही बात। अब मान लो एक फोर्स मैं इधर लगाऊं और एक फोर्स मैं इधर लगाऊं तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है, इफेक्ट चेंज हो जाएगा, है ना। क्या मतलब है बोलने का, मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो ये ब्लॉक है, राइट। अब इसके ऊपर पहले से ही आप फोर्स लगा रहे थे 2 न्यूटन का, अब मैंने भी यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये केस और ये वाला केस, कौन सा केस, ये वाला, कि भाई 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, अब मैंने 10 न्यूटन का फोर्स तो लगाया बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो इन दोनों का इफेक्ट जो है वो अलग अलग होगा ना। इसमें हो सकता है लेट्स से बॉडी मूव करने लगे क्योंकि टोटल फोर्स यहां पे कितना हो गया 12 न्यूटन का, बट यहां पे जरूरी नहीं है बॉडी मूव करे क्योंकि ये तो फोर्सेस सबट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में। तो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा दैट वुड बी बैकवर्ड्स और वो होगा 8 न्यूटन का। समझ में आ रही बात। तो डायरेक्शन मैटर करता है इसमें कि आप फोर्स कहां लगा रहे हो, आप फोर्स इधर लगा रहे हो कि आप फोर्स इधर लगा रहे हो, एंड हेंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनका डायरेक्शन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर,
है ना। हम बोलते हैं ना हमको 102 डिग्री बुखार है, तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं 102 डिग्री ईस्ट की तरफ बुखार है, ऐसा तो नहीं होता ना। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ 102 डिग्रीज का बुखार है। समझ में आ रही बात, है ना। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल स्पीड हो गया, हम बोलते हैं ना मेरी स्पीड यार 60 मीटर पर सेकेंड है ना, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम स्कूटी चला रहे हैं, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ हमने नॉर्मल मैग्नीट्यूड की बात करी 60 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रही बात, है ना। तो ये जो क्वांटिटीज होती हैं इनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, करेक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, मैंने आपको एक नेट फोर्स बता दिया कि नेट फोर्स बॉडी पे हम कैसे लगाते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो सबट्रैक्ट हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो जो नेट फोर्स होता है दैट इज, अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं दैट इज एडिशन ऑफ बोथ ऑफ द फोर्सेस, ठीक। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो दैट इज डिफरेंस ऑफ बोथ द फोर्सेस, ठीक। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट क्या होता है मोशन का, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये अभी ऐसे रुका हुआ है ना, रुका हुआ है, पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, ऐसे नॉर्मल रखा हुआ है, तो दिस इज एट रेस्ट, हम बोलते हैं दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, है ना। अब मान लो यही ब्लॉक को मैं व्हील्स लगा दूं और इसको धक्का दे दूं, तो ये मूव करने लगेगा कुछ वेलोसिटी से, तो हम क्या बोलेंगे, दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, है ना। जैसे कार हम चलाते हैं तो कार आपके जब घर के बाहर खड़ी रहती है तो इट इज एट रेस्ट, और जब कार से आप कहीं घूमने जाते हो तो इट इज इन मोशन, क्योंकि चल रही है वो कार, है ना। तो ये रेस्ट और मोशन क्या है, दीज आर स्टेट्स ऑफ मोशन, दीज आर स्टेट्स ऑफ मोशन, ठीक। मतलब बॉडी रुकी हुई है कि चल रही है, ये उसका स्टेट है। ऐसे ही बॉडी सीधी चल रही है कि टर्न ले रही है कि टेढ़ी चल रही है, दिस इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मोशन, है ना, डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, है ना। तो स्टेट ऑफ मोशन में बेसिकली आप समझो ऐसे मोटा मोटा तीन चीजें आती हैं, है ना, कि बॉडी रेस्ट पर है कि मोशन में है ना, रेस्ट पर है कि मोशन में है, और उसका डायरेक्शन क्या है बेसिकली, है ना। सो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, और अगर बॉडी रेस्ट पे है और फिर मूव करने लगी तो भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, और अगर बॉडी मोशन में है और फिर रेस्ट में आ गई तो भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। तो स्टेट ऑफ मोशन इज बेसिकली डिफाइंड बाय डायरेक्शन, है ना, डिफाइंड बाय डायरेक्शन, है ना, या फिर रेस्ट और मोशन स्टेट्स, कि मोशन में है, रेस्ट में है कि कहाँ पर है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ऐसे हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। चलो आ जाओ। व्हाट हैपेंस व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है तो क्या होता है ना। जैसे हमने अभी पहले पेनल्टी किक का एग्जाम्पल देखा, राइट। तो वो क्या कर रहा था, है ना, जब पेनल्टी किक मारते हो आप फुटबॉल में तो क्या होता है, आप अपने लेग से इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो पहले तो बॉल रुकी होती है, फिर जब आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, बॉल मूव करने लगती है और फिर कहीं हिट करती है गोल पोस्ट पे, है ना। समझ में आ रही बात। तो आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स से ये बॉडी मोशन में आ गई, ठीक। समझ में आई बात। फिर लेट से गोलकीपर क्या करता है, गोलकीपर आपके बॉल को रोकता है, तो बॉल तो कुछ स्पीड से आ रही है, बॉल का स्टेट क्या है, मोशन का, बॉल का स्टेट क्या है, मोशन का, बट गोलकीपर उसको पकड़ के क्या करता है, रोक देता है, गोलकीपर उसको पकड़ के रोक देता है। तो जब रोकता है तो बॉल किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है ना। तो स्टेट ऑफ मोशन यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहले जब आपने पेनल्टी किक मारी तब उससे पहले बॉल जो थी वो रेस्ट पर थी, फिर जब आपने किक मारी तो बॉल मोशन में आ गई, है ना। फिर जब गोलकीपर ने उसको रोक दिया सेव करके तो बॉल फिर से रेस्ट पर आ गई, है ना। समझ में आ रही क्या बात, बॉल फिर से रेस्ट पर आ गई, ठीक। क्लियर है क्या बात है ना। तो बॉल फिर रेस्ट पे आ गई, तो इसलिए जो स्टेट है वो चेंज हो गया, करेक्ट। अब स्पीड का एनालिसिस अगर हम करें तो आप समझो कि भाई जब आपने एकदम फोर्स से बॉल को मारा तो बहुत तेज स्पीड से जाती है ना फुटबॉल, जितना आप तेज स्पीड से मारोगे लेग उतनी जितनी आप जोर से मारोगे बॉल को उतना ही तेज से जाएगी वो। बात समझ में आ रही है। जैसे क्रिकेट की बॉल ही है, मान लो क्रिकेट की बॉल अगर आप बहुत फोर्स लगा के फेंको तो तेज जाती है ना, और अगर आप धीरे से फेंको नॉर्मल से तो धीरे जाती है ना। समझ में आ रही बात। तो स्पीड भी किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे। आपने फोर्स कितना लगाया उस पर डिपेंड कर रहा है कि स्पीड कितनी है। अगर आपने ज्यादा फोर्स से फेंका तो स्पीड ज्यादा होगी,
अगर आपने कम फोर्स से फेंका तो स्पीड कम होगी, है ना। ऐसे ही ये फुटबॉल में भी है। फुटबॉल में अगर आप लेग से ज़्यादा फोर्स लगा के इसको मारते हो तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, है ना। फिर जो गोलकीपर है उसको रोकने में उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना। आप ऐसे समझो कि आपके पास बॉल एक बहुत तेजी से आ रही है तो उसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा ना, और एक बहुत धीरे धीरे आ रही है तो उसको रोकने में एकदम बेकार छोटा सा फोर्स लगेगा, इतना सा फोर्स लगेगा, है ना। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए जो फोर्स होता है ना, वो किस पे मतलब ये जो स्पीड है ना, अगर ये ज़्यादा चेंज हो रही है ना, मान लो एकदम रेस्ट पे थी और बहुत तेज हो गई स्पीड, तो फोर्स आपने ज़्यादा लगाया है कुल मिला के, तभी वो ज़्यादा स्पीड उसने पकड़ी, है ना। तो फोर्स बेसिकली इट कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आ गई बात। अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा एनालाइज करते हैं आ जाओ। तो हम जो है हम क्या इफेक्ट करते हैं, हम वी फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, है ना। जैसे मान लो आपके मुंह पे फुटबॉल लग गई आके, तो इस टाइप से आपको फील होगा, है ना। पूरा कैसे फील होगा, पहले एकदम लगेगा, फिर कंप्रेस हो गया आप, है ना। तो ये जो बॉल है वो आपके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, क्योंकि बॉल बहुत स्पीड से आ रही थी और एकदम से वो रेस्ट पे आ गई, तो सारा का सारा फोर्स उसने आपके चेहरे पर लगा दिया, तभी तो हमको फोर्स फील होता है। ऐसे ही कभी आप टीचर से चाटा खाए हो, है ना, तो फोर्स फील होता है ना। जितना तेजी से टीचर आपको मारेगा उतना ज़्यादा चाटा लगेगा, है ना। समझ में आ रही बात, ठीक है। सो वी ऑलवेज फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। पुशिंग, हिटिंग, पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको रेस्ट से मोशन में लाना है तो आप उसको पुश करो, पुल करो, हिट करो, इन सब तरीकों से आप जो ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में ला सकते हो। समझ में आई बात। तो ये सारी चीज़ें क्यों मूव कर रही हैं, बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट। बिना फोर्स के क्या कोई चीज़ मूव कर सकती है, आंसर है अगर आप रुकी हुई है बॉडी और उसको अगर आपको मूव करना है तो बिना फोर्स लगाए वो बॉडी मूव नहीं कर सकती, है ना। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कोई बॉल रुकी हुई है और उसको अगर आपको मूव कराना है तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ फोर्स, एक फोर्स लगेगा उसको मूव करने में, है ना। बट मैं बोलूं कि अगर बॉल मूव कर रही है, ऑलरेडी मूव कर रही है, तो उसके मोशन को मेंटेन करने में फोर्स लगे ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो आपने बॉल को पहले रुकी हुई है, आपने बॉल को ऐसे चला दिया, तो अब तो बॉल चल रही है चल रही है चल रही है, उसको चलाने में थोड़ी आपको फोर्स लग रहा है ना, वो तो चल रही है अपने आप, बस चला इनिशियली उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स लगा, बाद में मेंटेन करने के लिए फोर्स लगे ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आई, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फोर्स कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना, मतलब स्पीड को चेंज कर सकता है ना, और शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी चेंज कर सकता है। कैसे कैसे शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, अभी आगे आएगा वैसे। चलो पहले ये देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, तो रेस्ट से बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को मोशन में ले आता है। जैसे हमने फुटबॉल के बारे में बात किया, है ना, तो फुटबॉल रेस्ट पे थी, आपने किक मारा तो वो मोशन में आ गई, है ना। सो इट कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू मोशन फ्रॉम रेस्ट स्टेट। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं। क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, की फोर्सेस क्या बेसिकली कर सकता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है ना, मोशन से रेस्ट में ला सकता है। कैसे, जैसे ये कार है ना, अब कार पे आपने ब्रेक मारा तो ये रुक जाती है कार, है ना, ये कार क्या करती है, रुक जाती है। तो ब्रेक से आपने क्या किया, ब्रेक से आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो आपने फोर्स लगाया तो वो मोशन से बेसिकली रेस्ट पे आ गई, ठीक। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, तो या तो ये इंक्रीज कर सकती है स्पीड या तो डिक्रीज कर सकती है, ये हमने देखा ही। अगर आप ज्यादा तेज मारो फुटबॉल को तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, है ना, अगर आप धीरे मारो तो उसकी स्पीड धीरे होगी, ठीक। इट कैन बी एम्प्लॉयड टू चेंज द शेप और डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, ये अभी हम आगे देखेंगे। फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मोशन का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल है, राइट, अब ये बॉल इस प्लेयर के पास जब आएगी तो क्या होगा, ये इसको मारता है बैट से, और बैट से मारता है तो पहले बॉल ऐसे आ रही थी, फिर इसके बैट के मारने के बाद ये कैसे चली गई, ऐसे चली गई, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, पहले ये ऐसे आ रही थी, फिर बैट से पड़ने के बाद ये सीधे चली गई। बात समझ में आई, है ना। सो इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, करेक्ट है, समझ में आ रही बात।